नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप जब कमजोर होने लगते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत करीबी ही आंखें दिखाते हैं, वो आपको छोड़ देने की धमकी देते हैं। बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ कई प्रदेशों में दिख रहा है। इसीलिए क्या है, माना जा सकता है कि बीजेपी 2024 को लेकर चिंता में है और उसके पहले इस स्थिति में आ गई है कि उनके बहुत छोटे छोटे सहयोगी भी बीजेपी को आंख दिखाने लगे। आप ध्यान दीजिए, बीजेपी के पास अभी मौजूदा समय में बस कुछ ही सहयोगी है और ये सहयोगी भी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही है। अभी बीजेपी की सबसे बड़ी जो सहयोगी पार्टी है वो तमिलनाडु में AIADMK है। तमिलनाडु में बीजेपी के मुखिया है अन्नामलाई के एक बयान के जवाब में AIADMK ने बड़ी बात कह दी है। पार्टी के D जयकुमार ने बहुत ही गंभीरता से कहा है कि क्या अन्नामलाई की मंशा है कि अन्ना द्रमुक और भाजपा गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीते और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बने। यह उन्होंने कहा है और उनके इस बयान से दो बातें बहुत ही साफ है। एक, अन्ना द्रमुक को यह पता है कि बगैर उनके सहयोग के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। यह एक सच बात है कि बगैर सहयोगियों के बीजेपी 2024 की लड़ाई को बहुत आसानी से जीत नहीं सकती है। जैसे तमिलनाडु में AIADMK के साथ खींचतान चल रही है, उसी तरीके से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की एक पार्टी है JJP और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ भी खींचतान की खबरें आने लगी है। हालांकि इन खींचतान के पीछे माना यह जा रहा है कि सीटों का बंटवारा बहुत बड़ी वजह है। इनकी तरफ से बीजेपी को एक फिगर दी गई है इन सभी दलों की तरफ से कि जो लोकसभा के चुनाव है उसमें इनको कितनी सीटें चाहिए और इसी को लेकर यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। हरियाणा में तो पहलवानों के आंदोलन के कारण भी JJP परेशान है। वैसे खबर है कि दुष्यंत चौटाला ने 10 में से 3 सीटों पर दावेदारी पेश की है, जो कि बीजेपी किसी सूरत में देना तो नहीं चाहेगी। इसी तरीके से तमिलनाडु में अभी हाल ही में पार्टी की एक बैठक में अमित शाह ने प्रदेश में 25 सीटों का लक्ष्य रखा है। अब तमिलनाडु में सीटें ही 39 है। इसमें से अगर बीजेपी 25 सीटें चाहेगी तो जाहिर सी बात है झगड़ा तो होगा ही। हालांकि मौजूदा झगड़ा सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं है, बैकग्राउंड में सीटों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन ऊपर जो झगड़े की वजह है वह इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने जयललिता को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने जयललिता के करप्शन और आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराने पर टिप्पणी की थी। अब तमिलनाडु में बीजेपी 0 जैसी है। 2019 में तमिलनाडु की 39 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी और 2014 में केवल कन्याकुमारी सीट ही जीतने को मिली थी। 2019 में तमिलनाडु की 5 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। यह एक बड़ी बात हो सकती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के फोकस में इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रदेश है उनमें से एक है तमिलनाडु। आप याद कीजिए, इसी साल जनवरी में इस तरह की खबरें आई थी कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं। वहां की 1-2 सीटों को लेकर नाम भी सामने आने लगे थे। अभी नए संसद भवन में स्थापित किया गया सेंगोल भी तमिलनाडु से ही संबंध रखता है। इसीलिए बीजेपी के फोकस में यह प्रदेश सबसे ज़्यादा है, यह तो साबित होती हुई बात है। इसीलिए अमित शाह चाह रहे हैं कि बीजेपी तमिलनाडु में 25 सीटें जीते। अब यह चमत्कार तमिलनाडु में कैसे होगा यह तो अमित शाह ही बखूबी बता सकते हैं। वही इसको किसी न किसी मीडिया के साथ बातचीत में साझा करेंगे ही करेंगे। लेकिन बीजेपी के पास इस समय सहयोगी कम है, यह एक सच है और बगैर सहयोगियों के 2024 की लड़ाई जीती नहीं जा सकती है, यह भी एक सच है। इसीलिए बीजेपी ने सहयोगियों की खोज शुरू कर दी है। बीजेपी NDA का साथ छोड़कर जा चुके पुराने सहयोगियों को वापस लाना चाहती है। TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ दोस्ती पर सहमति बनती हुई दिख रही है। इस तरह की खबरें आने लगी है। SD देवगौड़ा की पार्टी JDS के साथ भी गठबंधन की बात शुरू हो गई है। SD देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ पॉजिटिव बातें भी कही है और जो मौजूदा हालात है कर्नाटक के, उसमें JDS की मजबूरी भी है बीजेपी के साथ आना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। राजभर पहले भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चुके हैं। राजभर बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह के साथ मीटिंग हो चुकी है और नायडू ने भी गठबंधन को लेकर संकेत दिए। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पंजाब में अकाली दल से बातचीत शुरू होने की खबरें आ रही है, उनमें बहुत पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। इसीलिए यह तो सच है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के पास वापस लौट रही है, एनडीए का विस्तार कर रही है,
पटना में 23 जून को एक विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि कौन किसके साथ आता है और कौन किसको छोड़कर जाता है। यह तो जनता देख ही रही है, इसीलिए फैसला तो आखिरी जनता को ही करना है। इसीलिए जनता के दरबार में जाने से पहले पक्ष और विपक्ष अपने सारे किले दरवाजे चौकस कर लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।